तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 269 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस ये वाली एपिसोड काफी ज्यादा बोरिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ एम्परर और ज़ूफेन आपस में बातें करने वाले हैं और ऊपर से आपको पता है कि ईद का दिन है, इसी वजह से मैं इसको ठीक से रीड नहीं कर पाया। तो इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी टूटी फूटी हो सकती है, काम चलाओ, इसलिए कमेंट करके मत कहिएगा कि अच्छी नहीं थी। लास्ट एपिसोड के एंड पे ज़ूफेन को एम्परर अपने साथ बुलाकर ले जाते हैं, वो उसे अपने गार्डन में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो मिनिस्टर सीमा के साथ बैठकर चेस खेला करते थे। वो ज़ूफेन से कहते हैं मैं और मिस्टर सीमा यहाँ पर बैठकर चेस खेलते हैं, यहाँ पर हम दोनों बिल्कुल आम इंसान की तरह बैठते हैं, यहाँ पर हम लोग एम्परर और पिलर नहीं होते। और ज़ूफेन से कहते हैं तुम इसको अपना गाड़ी समझो। और ज़ूफेन भी उनके सामने टेबल के ऊपर बैठ जाता है, सॉरी कुर्सी के ऊपर बैठता है और उसके सामने एप्पल पड़े होते हैं, वो एप्पल को उठा लेता है। वो एप्पल को उठाता है तो एम्परर के साथ जो नौकर होता है उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, ज़ूफेन के सामने तो एम्परर की भी नहीं चलती। एम्परर ज़ूफेन से कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन आज मैं पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे पास सिर्फ ऑर्डर्स भेजे थे। एम्परर यहाँ पर सारी की सारी कहानी शुरू से सुनाने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। एम्परर ज़ूफेन से कहते हैं मेरा तीसरा बेटा निकम्मा मोटू, उसने मुझे आकर बताया था तुम्हारे बारे में। मेरे बेटे ने जब मुझे आकर बताया कि लू फैमिली के पास अब कोई बटलर है जो कि काफी ज्यादा समझदार और सियाना है और वो उनकी हेल्प कर रहा है, इसी वजह से मैंने ज्यादा परेशान होना छोड़ दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारी लू फैमिली एक सीक्रेट ऑर्डर का हिस्सा रह चुकी है, मैंने सीक्रेटली तुम्हारी मदद करना चाहिए, तुम्हारे क्लैन की भी। मैं सच बताऊं तो उस वक्त मुझे तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था, मैंने बस इतना सुना कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। एक थर्ड क्लास की फैमिली जिसके पास तो ज्यादा मेंबर्स भी नहीं बचे, जो अपने ही क्लैन हेड लीडर को नहीं बचा सकी, फिर वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और कितने ज्यादा समझदार हो सकते हैं। कि तुम्हारा लू क्लैन बहुत ही बुरी तरह से टूटा था और सिर्फ तुम्हारे पास 2 फैमिली मेंबर्स ही बचे थे, इस वजह से सभी को यही लगा कि अब लू फैमिली राइज नहीं कर सकती। तुम मेरी इस बात से एग्री नहीं करते। ज़ूफेन भी यही सोच रहा था। ज़ूफेन कहता है जब मैं लू फैमिली से मिला था तब उस वक्त उनके हालात ऐसे ही थे, 2 मेंबर्स के साथ हम लोग लू क्लैन को सर्वाइव नहीं करवा सकते थे। ज़ूफेन से कहते हैं लेकिन जब तुमने 7th एल्डर को मारा, कमिंग वैली के 7th एल्डर जिसे तीसरा दिमाग कहा जाता है हमारे टिंजो एम्पायर का, जो कि बहुत ही अच्छा स्कीमर था, तुमने उसको मार डाला, तो उसके मरने के साथ मैं बहुत ज्यादा शॉक हुआ, मैं बहुत ज्यादा हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कमिंग वैली का वो मास्टर वो बहुत ज्यादा होशियार और चालाक था, उसको तुमने मार डाला। वो अचानक से किसी ऐसे बंदे के हाथ से मारा गया जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। उसके बाद से मैंने तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट की, उसके बाद मैंने तुम्हारे पर नजर रखी और मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत ही ऐसे कम लोग थे जो तुम्हारे बारे में जानते थे कि तुम फ्यूचर में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार बन सकते हो। ज़ूफेन सोच रहा होता है उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे, हालांकि मैंने अपने आप को बहुत ही लो प्रोफाइल रखने का सोचा था, लेकिन बीस माउंटेन के लिए जब मैं जा रहा था मुझे वहाँ पर ज़ाओनिंग मिली और ज़ाओनिंग के मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। और जब ज़ाओनिंग की जान वहाँ पर खतरे में थी, 7th एल्डर उसे मारना चाहता था, तो मुझे वहाँ पर अपनी प्रोफाइल को छोड़ना पड़ा, यानी अपनी लो प्रोफाइल से निकलकर हाई प्रोफाइल में आना पड़ा और 7th एल्डर को मारना पड़ा। उसके बाद से सभी लोगों की नजरें मेरे ऊपर जम गई कि मैं भी कोई हूँ। मुझे लगता है कि उस वक्त के मेरे एक्शंस बिल्कुल गलत थे क्योंकि उस वक्त मैं इतना ज्यादा सोच नहीं पा रहा था। मैंने बस वहाँ पर ज़ाओनिंग को बचाने के लिए एक सैवेज बीस्ट की तरह, एक मॉन्स्टर की तरह उस 7th एल्डर को वहाँ पर मार डाला। लेकिन साथ ही ज़ूफेन कहता है मुझे उस वक्त काफी ज्यादा मजा आया, उसकी वजह से मुझे वहाँ पर एक नई पावर मिली थी, बॉडी टेम्परिंग की पावर, जिससे मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाया। एम्परर आगे बढ़ते हैं, ज़ूफेन के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है कि तुम उस वक्त अपनी प्रोफाइल को लो रखना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर हालात कुछ ऐसे थे कि तुम्हें 7th एल्डर को मारना पड़ा, तुम बहुत ही जल्दी दुनिया की नजर में आ गए। लेकिन तुम्हें बता दूं कि सोना कभी भी खराब नहीं होता, ना ही एक हीरे को रेत में छुपाया जा सकता है, वो रेत में चमकता हुआ दिखाई दे जाता है। साथ ही एम्परर हंसते हुए उससे कहते हैं अगर तुम वहाँ पर ये सब कुछ नहीं भी करते तब भी फ्यूचर में तुम्हारे सामने इस तरह के हालात आ जाते जब टिंजू को तुम्हारे बारे में पता चलता कि तुमने वहाँ पर कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर दिया। लेकिन मुझे ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी और साथ ही एम्परर हंसना शुरू कर देते हैं। सारी सिचुएशन को संभालने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी क्योंकि मैं एम्परर हूँ, मैं नहीं चाहता कि 7 बड़ी फैमिलीज आपस में फाइट करना शुरू कर दें। उस मामले को शांत होने में काफी टाइम लगा, लेकिन उसके बाद तुमने फिर से एक बार तबाही मचा दी ड्रिफ्टिंग फ्लावर एडिफाइसिस लॉर्ड के पास। शहर में तुमने बहुत बड़ी तबाही मचाई, बहुत सारे लोगों को मार डाला, यहाँ तक के तुमने रीजन एस्टेट के यंग मास्टर को मार डाला, बाकी की फैमिलीज के कुछ एल्डर्स को भी वहाँ पर मार डाला। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम बहुत ज्यादा ओवर पावर होते जा रहे हो। मैं तुम्हारी लू फैमिली को बिल्ड करने में मदद इसलिए कर रहा था ताकि मैं तुम्हारी फैमिली को राइज करवा के सातों फैमिलीज में एक बैलेंस क्रिएट कर सकूं। लेकिन तुमने वहाँ पर क्या किया, तुमने 3 बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स को मारकर तीनों बड़ी फैमिलीज को अपने खिलाफ कर लिया, सातों बड़ी फैमिलीज में आपस में झगड़ा करवा दिया और इस सब सिचुएशन को संभालना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। ज़ूफेन उठकर खड़ा हो जाता है और एम्परर से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। मुझे पता है कि मैंने पास में जितने भी फैसले किए वो बहुत ज्यादा रेकलेस थे क्योंकि मैं सिर्फ अपने क्लैन को राइज करवाने के बारे में सोच रहा था। मैंने आपकी इंपीरियल फैमिली के बारे में तो सोचा नहीं कि आपको कितनी ज्यादा मुश्किल होगी। इसी वजह से मैं आपके सामने काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि ज़ूफेन
अंदर से सोच रहा होता है एम्परर यहाँ पर जो भी बात कर रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। इसने पास में जो कुछ भी किया वो सब कुछ इसने बता दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। इसने कहा कि ये हमारी फैमिली को राइज करवा रहा था बाकी की सारी फैमिलीज के साथ बैलेंस के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बैलेंस को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने हमारे क्लैन को राइज इसीलिए करवाया था कि ताकि बाकी की सारी फैमिलीज के साथ हम लोग फाइट करके एक केओस मचा सकें। फिर ज़ू फैन की तरफ घूर कर देखते हैं, फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, अब इन सारी बातों को भूल जाते हैं, ये तो पास्ट में गुजर चुका है। लेकिन मैं वाकई में इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा था कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, मैंने देख भी लिया कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास इतने ज्यादा टैलेंट है, इसी वजह से तुमने इतनी ज्यादा केओस मचाई। फिर मैंने मार्शल डोगू को तुम्हारे विंडगेट सिटी के बाहर मिलियन सोल्जर्स की आर्मी देकर भेज दिया। तुम्हें पता है कि मैंने मार्शल डोगू को वहाँ पर क्यों भेजा था? ज़ू फैन उसे कहता है आपने मार्शल डोगू को वहाँ पर हमारे लू क्लैन की हेल्प करने के लिए भेजा था ताकि बाकी की बड़ी फैमिलीज हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय न कर दें। एम्परर से कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हारी क्लैन के लिए वहाँ पर अपने मिलियन सोल्जर्स को नहीं भेजा बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा था। ज़ू फैन उनसे कहता है मैं इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हूँ, क्या वाकई में मैं इतना लायक हूँ कि आपने सिर्फ मुझे बचाने के लिए वहाँ पर मिलियंस की आर्मी को भेज दिया? पर ज़ू फैन से कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी नाम की तारीफ कर रहा हूँ, तुम वाकई में इस लायक हो, तुम सभी के सामने मेरे सामने घुटने नहीं टेकते। इतना काफी नहीं है कि तुम्हारे जैसे लड़के को बचाने के लिए मार्शल डोगू को मिलियंस की आर्मी देकर वहाँ पर भेज दूं। एम्परर ज़ू फैन से कहते हैं मैंने वहाँ पर मार्शल डोगू के साथ पूरे 1 मिलियन सोल्जर्स को भेजा था सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ हमने देखा है। एसोटेरिक डिबेट के दौरान तुमने ये बात साबित कर दी। मैं तुम्हें जितना ज्यादा हाई रिगार्ड्स के साथ देखता हूँ तुम उस लायक हो। एम्परर ज़ू फैन से कहते हैं तो क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों इन्वाइट किया है? मैं यहाँ पर अपने दोनों के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हूँ। ज़ू फैन कहता है एम्परर आप एम्परर हैं, मुझे कमांड करने के मुझे क्या करना है? एम्परर यहाँ पर सीरियस हो जाते हैं और ज़ू फैन से कहते हैं ज़ू फैन मुझे बताओ तुम मेरे टिंजू एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे? ज़ू फैन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि ये वाली बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। वो उनसे कहता है लेकिन एम्परर के पास तो पहले से एक प्राइम मिनिस्टर है ज़ूजी चैंगफैंग और वो एक बहुत ही महान और जीनियस इंसान है। तो एम्परर से कहते हैं हाँ मेरे पास पहले से एक प्राइम मिनिस्टर है। हमारे टिंजू कंट्री में 3 ही ऐसे सियाने लोग थे, एक 7th एल्डर जिसके पास स्कीम बनाने का आइडिया था और वो बहुत ज्यादा इवल था, उसको तुमने मार डाला। उसके बाद लैंगवू चैंग आया, लैंगवू चैंग बहुत ही बुरी तरह से हारा है। तो टेरिक डिबेट में तुमने इस बात को साबित कर दिया कि तुम लैंगवू चैंग से ज्यादा महान और जीनियस हो। कि ज़ूजी चैंगफैंग के बारे में मैं ये बात नहीं कह सकता तुम उसको हरा पाओगे या नहीं। ज़ूजी चैंगफैंग प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट था और पिछले कई सालों से हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी चैंगफैंग भी मेरी तरह है, वो भी बुढ़ा है। मैं अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाद मेरा बेटा क्राउन प्रिंस जो कि अगला एम्परर बनेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मरने के बाद मैं एक बुढ़े ज़ूजी चैंगफैंग को यहाँ पर छोड़कर जा सकता हूँ कि वो मेरे बेटे को गाइड करेगा, पूरी की पूरी नेशन को चलाएगा? मेरा बेटा इतना ज्यादा समझदार नहीं है। ज़ूजी चैंगफैंग के दिमाग में क्या चल रहा है ये बात तो मैं भी जानता हूँ। ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तुझे यहाँ पर अपने बेटे को नया किंग बनाना चाहता है, लेकिन उसके बेटे के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, इसी वजह से ये चाहता है कि मैं नया प्राइम मिनिस्टर बनूं और इसके बेटे को पूरी सपोर्ट दूं। फिर से आगे बढ़ते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं ज़ू फैन मैंने तुम्हें राइज करता हुआ देखा है, मैंने देखा है कि तुमने अपने लू क्लैन को किस तरह 8वीं बड़ी फैमिली बनाया। मुझे लगता है कि तुम ज़ूजी चैंगफैंग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम ज़ूजी चैंगफैंग से ज्यादा बेहतर हो, कि तुम तो अभी उससे काफी ज्यादा यंग हो। मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम ज़ूजी चैंगफैंग से आगे निकल सकते हो। इसी वजह से मैं तुम्हें चारों पिलर्स का लीडर बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर तुम हमारे टिंजू एम्पायर के नए प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो इससे हमारी नेशन बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सबसे बेस्ट लीडर का खिताब क्यों दिया है? वो सब कुछ इसीलिए किया है तुम हमारी नेशन को अच्छे से लीड कर सको, तुम हमारे टिंजू एम्पायर का फ्यूचर हो। ज़ू फैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि बातें सुनकर तो लगता है कि ये सच कह रहा है, मुझे लगता है ये यहाँ पर किसी बात को छुपा रहा है। ज़ू फैन सोच रहा होता है वंश की तरफ से मुझे ड्रैगन वेन सोल्स मिली और प्रोविडेंस की भविष्यवाणी के मुताबिक किंग मैं बनने वाला हूँ, तो फिर जब इस बात से जरा भी डर क्यों नहीं रहा? इस बात का डर क्यों नहीं है कि इसके मरने के बाद मैं इसके बेटे को मारकर इंपीरियल फैमिली यानी कि थ्रोन के ऊपर कब्जा कर सकता हूँ? फैन कहता है लगता है कि मुझे इसके मुंह से वो बात उगलवानी पड़ेगी। ज़ू फैन उसे कहता है योर मैजेस्टी तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे पास अब ड्रैगन वेन सोल्स हैं। इंपीरियल फैमिली को लगता है कि ड्रैगन वेन सोल्स किसी के पास नहीं होनी चाहिए। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा इंपीरियल फैमिली और मैं हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। एम्परर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं। ज़ू फैन से कहते हैं ड्रैगन वेन सोल्स तो सिर्फ एक क्रिएचर है, इंपीरियल फैमिली के अंडर है। इंपीरियल फैमिली ने उन सारी ड्रैगन वेन सोल्स को कैद किया, उन सभी को केज ड्रैगन सिटी के अंदर ग्राउंड के नीचे दफन कर दिया और उसके ऊपर जिन स्टेट वालों को वहाँ पर उसकी रक्षा करने के लिए लगा दिया। मुझे नहीं लगता कि अगर ड्रैगन वेन सोल्स इंपीरियल फैमिली के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती, हमने वहाँ पर रिजेंट स्टेट वालों को उसकी रखवाली करने के लिए क्यों रखा होता। और अगर ड्रैगन वेन सोल्स वाकई में इतनी ज्यादा पावरफुल होती, इंपीरियल फैमिली वाले किसी को ये नहीं देना चाहते, तो क्या तुम वहाँ पर हांगबो किंग टियान को
मार पाते जिसके पास पहले से ड्रैगनविन सोल्स थी और ड्रैगनविन सोल्स ने उसे ह्यूमंस की तरफ से अपना किंग मान लिया था। एम्परर ज़ू फैन से कहते हैं हमारी किस्मत हमेशा से हमारे अपने ही दोनों हाथों में थी। अगर एम्परर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा और बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, अपनी नेशन से प्यार करेगा, तो उसके लोग बहुत ज्यादा फले फूलेंगे, सभी लोग बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। लेकिन अगर उनका रूलर एक बहुत ज्यादा ब्रैश इंसान होगा, एक टायरेंट की तरह होगा, उनके ऊपर रूल करेगा और उन सभी को कीड़े मकोड़ों की तरह आंकेगा, मुझे बताओ कि टिंजू एम्पायर कैसे सरवाइव कर पाएगा। मैं तुम्हें ये वाली बात बता दूं कि यहाँ पर ये वाली बात करना कि ह्यूमंस की तरफ से तुम्हें ड्रैगनविन सोल्स मिली है तो तुम अगले किंग बन सकते हो, तो ये बात गलत है। ऐसी बात होती तो हम सभी लोग ड्रैगनविन सोल्स को हासिल करने की कोशिश करते कि मुझ बुड्ढे एम्परर को यहाँ पर अपने टिंजू एम्पायर को राइज करवाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ती। इंपीरियल फैमिली से भी कोई भी यंग मास्टर अपनी ड्रैगनविन सोल्स को हासिल करता और नया रूलर बन जाता। वैन उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता और कहता है ये जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज यहीं पर हमारी एपिसोड 269 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।